हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं जो रिप्रोडक्शन की ओवेरियन साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, टाइप्स ऑफ ओव्यूलेशन क्या है, एग आपका कैसे बनता है, कैसे मैच्योर होता है, सारी चीजें अब हम इस नेक्स्ट पार्ट में कवर करने जा रहे हैं। In the previous lecture, we have already discussed about development of male and female embryo and the female reproductive system. तो अगर आप पीछे का समझ के आए हो तो आपको ये ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि डेवलपमेंट कैसे होता है फीमेल और मेल एम्ब्रियो का। तो फॉर अ क्विक रिवीजन हम एक बार पढ़ लेते हैं कि जो आपका मेल एम्ब्रियो बनता है वो आपका बनता है दो चीजों की वजह से। एक SRY जीन की वजह से जो कि Y क्रोमोसोम पे होता है, दूसरा HCG की वजह से जो कि प्लेसेंटा से आता है। और 4th टू 6th वीक तक हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो बाई पोटेंशियल होता है। वो मेल में भी डेवलप हो सकता है और फीमेल में भी डेवलप हो सकता है। दैट मीन्स वहां पर अभी दोनों ही डक्ट यानी वुल्फियन डक्ट हो या मुलेरियन डक्ट हो, दोनों ही वहां पर बनते हैं, दोनों का फॉर्मेशन होता है। बट जब आपके SRY जीन का स्टिमुलेशन आ जाता है, HCG का भी स्टिमुलेशन आ जाता है, तो वहां पर वुल्फियन डक्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और जिस वुल्फियन डक्ट से आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट बनता है। अगर SRY जीन का स्टिमुलेशन नहीं आएगा तो बाय डिफॉल्ट आपका फीमेल एम्ब्रियो ही बनेगा। तो अब हम नेक्स्ट चीज पे मूव कर रहे हैं कि जब 12th वीक आता है तो ये डिसाइड हो चुका होता है कि वहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। तो जैसे हमारे पास जो पीजीसी होती है, अब वो पीजीसी अगर मेल होगा, सॉरी अगर फीमेल होगा तो वो oogonia होगा, अगर मेल होगा तो वो स्पर्मेटोगोनिया होता है। अब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो पीजीसी है वो आपकी मूव कहाँ से करती है, यॉर्क सैक से मूव करती है जेनाइटल रिज में। ठीक है, वो आपकी कहाँ से मूव करती है, यॉर्क सैक से जेनाइटल रिज में मूव करके आती है। इसके बाद जो अगर वो आपकी oogonia है, ठीक है, अगर वो आपकी oogonia है तो वो सबसे पहले माइटोटिकली डिवाइड करना शुरू करती है, यानी कि अपने नंबर को इंक्रीज करती है ड्यूरिंग द फीटल स्टेज। जब फीटल स्टेज पे है वो, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो आपकी पीजीसी है यानी कि आपकी जो oogonia है वो क्या करती है कि वो यॉर्क सैक से जेनाइटल रिज में आकर सबसे पहले अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करती है, यानी कि अपने नंबर्स को इंक्रीज करती है ड्यूरिंग द फीटल स्टेज। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो आपका यॉर्क सैक होता है, ठीक है, उस यॉर्क सैक से क्या होता है कि एक पीजीसी मूव करती है और वो पीजीसी कौन सी होती है, oogonia होती है। ये oogonia मूव करती है और आ जाती है आपकी जेनाइटल रिज में। ठीक है, अब जेनाइटल रिज में ये क्या करती है, अपने नंबर को इंक्रीज करती है। क्या करती है, अपने नंबर को इंक्रीज करती है, माइटोटिकली डिवाइड कर रही है अभी यहाँ पर। ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड कर रही है यहाँ पर। अब ये जो प्रोसीजर था ये आपका चल रहा था अप्रोक्स 12th वीक में। ठीक, अब क्या होने लगा, जब हम आपके 24th वीक पर आए तो हमने देखा कि जो ये माइटोटिकली डिवाइड हो चुकी हैं सेल्स और नंबर जिनके इंक्रीज हो चुके हैं, अब ये शिफ्ट कर जाती हैं टुवर्ड्स द मियोसिस। अब ये क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, जब 6th मंथ आया, ठीक है, अप्रोक्स 24th वीक पे जब हम पहुंचे, अब देखो मैंने बताया कि यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुआ होगा, फिर ये मियोसिस को फॉलो करने लगेंगे। तो जो आपकी oogonia थी वो क्या करती है, सबसे पहले बड़ी होती है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे होगी ग्रोथ, ग्रोथ के बाद आपकी होगी मियोसिस। अब मियोसिस हमें पता है कि 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है, यानी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। फिर यहाँ पर सारे फेजेस चलते हैं और यहाँ पर भी सारे फेजेस चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6th मंथ में oogonia जो है वो इनलार्ज कर रही है और शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स मियोसिस फॉलोइंग द ग्रोथ फेज। पहले उसने क्या किया, ग्रोथ की, फिर उसके बाद वो मियोसिस में एंटर कर गई एंड बिकेम प्राइमरी oocyte। आप देखो ये ग्रोथ करी और ये क्या बन गई आपकी प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte कहाँ चली गई, मियोसिस करने।
हाँ, ये सबसे पहले ग्रोथ किया, प्राइमरी oocyte बनी और इसके बाद ये एंटर कर गई आपकी मियोसिस में। जब ये मियोसिस में एंटर कर गई तो सबसे पहले मियोसिस 1 होगी, जिसमें आपकी होगी प्रोफेज 1। ठीक है, मियोसिस 1 की भी सबसे पहले कौन सी फेज आएगी? प्रोफेज 1। अब इस प्रोफेज 1 की भी तो बहुत सारी सब डिवाइडेड होती है, प्रोफेज भी सब डिवाइडेड होती है, जिसको हम बोलते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। इसके बाद क्या होता है? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस अगर कभी याद ना रहे तो इसके लिए एक न्यूमोनिक होता है कि लेडी जोई प्लीज डू डांस, लेडी जोई प्लीज डू डांस, तो ऐसे करके आपको भी याद रहेगा। तो ये प्रोफेज 1 के अंदर ये सारे स्टेप इसे कवर करने थे, फिर इसे जाना था किसमें? मियोसिस 2 में। ओके, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, अभी ये भी तो बचा है प्रोफेज। ठीक है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब ये सारे कवर कर लेगी तब ये किस में एंटर करेगी? मियोसिस 2 में। तो सबसे पहले आपका प्राइमरी oocyte एंटर हुआ मियोसिस 1 में। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गई, लेप्टोटीन कंप्लीट हो गई, जाइगोटीन कंप्लीट हो गई, पैकेटीन भी कंप्लीट हो गई, फिर डिप्लोटीन में आकर ये अटक गया। यानी यहां पे आकर ये आपका अटक गया। भाई क्यों अटक गया? क्योंकि ये जो आपकी oocyte थी, प्राइमरी oocyte, चलो यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, ये जो आपकी प्राइमरी oocyte थी, इसके बगल में लगे थे कुछ सेल्स। ठीक है, और इन सेल्स को हम कहते हैं क्या? स्पिंडल सेल्स। स्पिंडल सेल्स, ये स्पिंडल सेल्स क्या कर रहे हैं? ये एक मॉलिक्यूल या इनहिबिटर रिलीज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मिस। ऊपर वाला अलग था, वो था मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, और ये क्या है आपका? मिस, यानी मैच्योरेशन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। और ये जो मिस है ये कौन दे रहा है? ये oogonia के, या सॉरी प्राइमरी oocyte के जो साइड में लगे हुए स्पिंडल सेल्स हैं वो दे रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte के जो किनारे किनारे स्पिंडल सेल्स लगे हुए हैं वो दे रहे हैं। ये मिस क्या करता है? जाकर आपकी प्राइमरी oocyte को यहां पर रोक देता है। ठीक है, डिप्लोटीन पे अरेस्ट दे देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहला अरेस्ट कब आया, तो हम क्या बोलेंगे? मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन पे आता है पहला अरेस्ट। क्यों आता है? क्योंकि स्पिंडल सेल्स यहां पर दे देते हैं मिस, यानी कि मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर। देखो अब चीजें क्या लिखी हुई है। oogonia में लार्ज हुआ था, ये सब मैंने बता दिया है। अब यहां पर देखो क्या हुआ, मिस। ये देखो स्पिंडल सेल्स लगे हुए हैं, इस स्पिंडल सेल से क्या रिलीज हुआ? मिस, यानी मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर या फिर मैच्योरेशन इनहिबिटिंग सब्सटेंस बोल सकते हैं, जो कि डिप्लोटीन पे आकर इसको रोक देता है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो फीमेल फीटस था उसमें oogenesis स्टार्ट हुई थी, बट क्या हुआ? वो अरेस्ट हो गई प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन पे ड्यू टू MIF फ्रॉम द स्पिंडल सेल्स। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अरेस्ट। प्राइमरी अरेस्ट समझ आया? अब क्या हुआ? बर्थ हो गई। ठीक है, जब बर्थ होती है आपकी बेबी की, तो वो कैसी थी? उसकी प्राइमरी oocyte जो थी वो अभी अरेस्टेड स्टेज पे थी। किस पे थी? अरेस्टेड स्टेज पे। यानी कि जब यहां पर आपकी बर्थ हुई तो भी यहां पर आपकी प्राइमरी oocyte अरेस्टेड थी। ठीक है, अरेस्टेड थी। अब क्या होगा? देखो अब ये होगा कि जब आपकी रिप्रोफेज चालू होगी तब आपकी ये अरेस्ट हटेगी। कैसे हटेगी? देखो आपको पता है कि 10 से 12 ईयर्स में या 12 टू 13 ईयर्स में आपका रिप्रोफेज आता है। ठीक है, मतलब आप फर्टिलिटी आती है। अब कोई ये पूछे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि उससे पहले ये आपकी जो अरेस्ट है ये नहीं हटी, या फिर फर्टिलिटी पीरियड चालू नहीं हुआ,
तो हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पे बता रही हूँ ताकि ये सीरीज इधर कंटिन्यू करूँ। देखो, हमें ये पता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमें क्या देता है, जीएनआरएच। ये जीएनआरएच किसके पास जाता है, पिट्यूटरी के पास। अब ये पिट्यूटरी हमें क्या देती है, ये पिट्यूटरी हमें देती है एलएच एंड एफएसएच। फिर ये मेल या फीमेल में जाकर अलग अलग हमें हॉर्मोन्स देते हैं, ठीक है। जैसे मेल है तो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, है ना। तो अभी क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत ये है कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो जीएनआरएच नहीं दे रहा है टिल 12 ईयर्स। हमें 12 ईयर्स तक जीएनआरएच नहीं आ रहा है। एलएच और एफएसएच ऑलवेज प्रेजेंट थे, पर उनको स्टिमुलेशन जीएनआरएच का नहीं मिल रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी पिट्यूटरी है वो एज डिपेंडेंट नहीं है, वो एज पे डिपेंड करके काम नहीं कर रही है। आपका जो हाइपोथैलेमस है वो एज पे डिपेंड करता है। तो जब आपकी एज अप्रोक्स 12 टू 13 ईयर्स पे आ जाती है तो यहां से जीएनआरएच आता है जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन देता है, जिससे एलएच और एफएसएच आता है। तब हमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये सारे हॉर्मोन्स मिलते हैं। तो जो आपका जीएनआरएच है या जो आपका हाइपोथैलेमस है वो किस पे डिपेंडेंट है, एज पे डिपेंडेंट है। और अगर आपसे कोई पूछे कि एलएच और एफएसएच आपका था पहले भी, तो यस, वो पहले भी प्रेजेंट था। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव कर रहे हैं। देखो आगे क्या हुआ। बर्थ पे मैंने बताया कि ये जो प्राइमरी oocyte थी ये अरेस्टेड थी। हाँ, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड थी, लेकिन एक एज आएगी यहां पर, क्या बताया मैंने, 12 टू 13 ईयर्स की। ठीक है, 12 टू 13 ईयर्स की एक एज आएगी, तो यहां पर फर्टिलिटी पीरियड आपका चालू हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नोट्स के साथ भी साथ साथ चला ताकि बना लो। देखो, आफ्टर 10 टू 12 ईयर्स तो हाइपोथैलेमस ने दिया जीएनआरएच, जिससे आया एलएच और एफएसएच। फिर अब यहां लिखा है एलएच एंड एफएसएच वाज ऑलवेज देयर, ओनली जीएनआरएच स्टिमुलेशन वाज एब्सेंट। अब लिपिड रिच डाइट ली, किसी ने कम फिजिकल एक्टिविटी करी, जो टेम्परेचर होता है वो, ये सब चीजें क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं जीएनआरएच को। ठीक है, हो सकता है बहुत ही अर्ली एज में भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए, ठीक है, आपका फर्टिलिटी पीरियड चालू हो जाए। अब देखो, जो जीएनआरएच है वो डायर्नल है, मतलब कि ये जो है ये आपका डे टाइम पर ज्यादा रिलीज होता है। हाँ, अब फीमेल्स में एफएसएच ज्यादा होता है और मेल्स में एलएच ज्यादा होता है। अब देखो एक चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट चीज, हमने क्या किया, यहां से एक स्पिंडल सेल को बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये रही स्पिंडल सेल, हमने निकाल लिया इसे बाहर। जब हमने बाहर निकाला तो इसके ऊपर यहां पर लगे हुए थे आपके एफएसएच के रिसेप्टर्स। हाँ, एफएसएच के रिसेप्टर्स। और अब क्या था, पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच इस एज में क्या होता है, आने लगा था, है ना। यहां पर एलएच और एफएसएच अब हमारा आने लगा था, प्रेजेंट था। तो अब क्या हुआ, ये जो एफएसएच था इसके रिसेप्टर्स तो प्रेजेंट है, पर एलएच के रिसेप्टर्स अभी भी प्रेजेंट नहीं है। मतलब एलएच है यहाँ पर इसका रोल अभी भी नहीं आया है। तो ये एफएसएच क्या करता है, इस स्पिंडल सेल पे जाकर बाइंडिंग कर लेता है। ठीक है, एफएसएच ने क्या किया, इस जाके रिसेप्टर पे, स्पिंडल सेल की रिसेप्टर पे जाकर बाइंडिंग कर ली। अब देखो, ये यहाँ पर कुछ फंक्शंस शो करता है, जो कि है, मैं यहाँ पे लिख रही हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहला फंक्शन इसका होता है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन समझते हो, जहां से आया है उसी पे जाकर ये काम करता है। ठीक है, जहां से आया है वहीं जाकर काम करता है। ऑटोक्राइन इसका फंक्शन ये होता है कि ये स्पिंडल सेल्स को प्रोलिफरेट करता है। अब मान लो आपकी स्पिंडल सेल्स ऐसे लगी थी ना, स्पिंडल सेल्स ऐसे लगी थी, तो इसके किनारे किनारे यहां पर ग्रैनुलोसा सेल्स को ला देता है। किसको इसने ला दिया, ग्रैन्युलोसा सेल्स को ला दिया, यानी कि इसने कर दिया प्रोलिफरेशन। किसका, ग्रैन्युलो आपकी स्पिंडल सेल्स के किनारे किनारे प्रोलिफरेशन कर दिया। एक तो काम इसका ये हो गया कि इसने ग्रैनुलोसा सेल्स का प्रोलिफरेशन किया।
नेक्स्ट काम इसने क्या किया कि ये जो आपका मिस आ रहा था या मिफ आ रहा था, जो भी आप कहना चाहो, मिस या मिफ आ रहा था, इसको इसने रोक दिया, रोक दिया। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये इसको रोक देगा तो क्या होगा? आपका अरेस्ट हट जाना चाहिए, लेकिन अभी देखो और क्या हो रहा है। जब ये इस पे बाइंडिंग हुई है तो यहां से आपका एस्ट्रोजन रिलीज होने लगा। क्या रिलीज होने लगा? एस्ट्रोजन रिलीज होने लगा। तो इसने तीन काम किए, ग्रैनुलोसा सेल्स को प्रोलिफरेट किया, एस्ट्रोजन को रिलीज किया और एमआईएफ को रोक दिया। जब आपका ये एमआईएफ रुका तो आपका अरेस्ट हट जाएगा। ठीक है, आपका अरेस्ट हट जाएगा। अब क्या होगा? प्राइमरी oocyte आपकी डाइकाइनेसिस में चली जाएगी, क्योंकि डिप्लोटीन पे रुकी थी, तो अब क्या होने लगेगा? डाइकाइनेसिस होने लगेगी। अब एक बार हम नोट्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अभी छोड़ देना, क्योंकि ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। जैसे हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्सक्रीशन का लास्ट में किया था ना, वो चीजें समझ आ गई थी, सेम वैसे ही हम इस चीज में चलेंगे। देखो, यहां पर भी यही हुआ था, पिट्यूटरी से एलएच एफएसएच आया, इसने जाकर हमने एक एक्सट्रैक्ट किया, स्पिंडल सेल को यहां बनाया। यहां पर एफएसएच के रिसेप्टर्स लगे हैं बट एलएच के रिसेप्टर्स नहीं है। ये एफएसएच गया और यहां बाइंड कर गया। ठीक है, अब देखो, जब करी इसने बाइंडिंग, पेज, इज इट विजिबल ना? हाँ ठीक है, इधर लगा लेते हैं इसको, ये इसको भी अभी छोड़ दो। देखो पहले, ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल विच रिसीव्स बोथ एफएसएच एंड एलएच बट नो रोल ऑफ एलएच बिकॉज ओनली एफएसएच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन प्राइमरी फॉलिकल। क्यों? क्योंकि एलएच के रिसेप्टर्स नहीं थे, जो यहाँ पे लिखा था फ्लो चार्ट में, वो अब यहाँ पर हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं। When FSH binds to FSH receptor on spindle cells, which stop the release of OMIF, oocyte maturation inhibiting factor, and start the release of estrogen for the very first time. पहली बार बॉडी में क्या आने लगा? एस्ट्रोजन आने लगा। अब देखो, एस्ट्रोजन हमारा क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन ने हमारे दो काम किए। एक तो उसने क्या किया, तुम्हारी ये जो सेल्स थी इनको प्रोलिफरेट कराया। दूसरा ये क्या करता है, सेकेंडरी एंडोक्राइन इन द यूट्रस। अब देखो, आपका जो सेल था वो आपका प्रॉपरली हट चुका है अरेस्ट से, तो रिमूवल ऑफ द अरेस्टिंग फेज अप रेगुलेट द डाइकाइनेसिस, क्योंकि डिप्लोटीन पे रुका था और डिप्लोटीन के बाद होगा डाइकाइनेसिस। अब यहां पर अरेस्ट आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है, अरेस्ट रिमूव हो चुका है। अब क्या होगा? अब जो आपके फॉलिकल्स हैं वो आपके ग्रो करने लगेंगे। अप्रॉक्स ऑल द फॉलिकल्स, देखो यहां पर क्या लिखा है, हाँ, 2 to 5 follicles start growing, 2 to 5 follicles starts growing। क्यों ग्रो होने लगे? क्योंकि यहां पर कौन सा हार्मोन आ गया था? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फैक्टर। किसकी प्रेजेंस में? एफएसएच की प्रेजेंस में। अब ये 2 से 5 फॉलिकल स्टार्ट हो गए ग्रो करना। ये किस टाइम पे हो रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की आपकी 0 से 5 डेज के बीच में हो रहा है। 28 डेज की साइकिल होती है। इसको हम आगे थोड़ा सा मूव कर लेंगे, अभी आप सिर्फ एक रफली देखो, बेसिक्स देखो। अब हमने क्या देखा कि एफएसएच की प्रेजेंस में क्या होने लगा, आपकी 2 से 5 फॉलिकल्स स्टार्ट हो गए ग्रो होना। अब देखो, अब इसमें से कोई एक जिसमें एफएसएच ज्यादा होगा वो हो जाएगा आपका सिलेक्ट। जैसे ही वो सिलेक्ट होगा तो बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे? डिग्रेड हो जाएंगे। जो डिग्रेडेशन की प्रोसेस होती है हम उसे बोलते हैं एट्रेसिस। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नोट्स। अब नोट्स में देखते हैं क्या लिखा है। At the time of birth, there are multiple follicles due to FSH. 4 to 5 follicles starts developing from initial 0 to 5 days. But during the 5th day or the 6th day, only one follicle is selected. The follicle with high FSH, others get regressed or degraded. That refers ovulation supports multiple birth. The degeneration of the rest of the follicles is atresis.
यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मल्टीपल फॉलिकल्स आपके ग्रो कर रहे थे। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी थ्योरी को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि इवोल्यूशन में मल्टीपल बर्थ्स होती थी। बट अभी क्या हुआ है कि जो आपका फीमेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट नहीं कर सकता मल्टीपल बर्थ्स को, इसलिए ये सिंगल बर्थ ही सस्टेन की जाती है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम फ्लो चार्ट से पढ़ने वाले हैं। इस पेज में हम पूरी ओवेरियन साइकिल को अभी पहले कवर कर रहे हैं, ठीक है। जो चीजें आपकी ओवरी में चल रही है, हम यहाँ पे अभी यूट्रस की कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवेरियन साइकिल को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से देखना, अगर आपको एक बार ओवेरियन साइकिल समझ आई ना, तो आप इजीली कवर कर लोगे आपकी यूट्रस साइकिल को भी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ। मैंने बताया कि 0 से 2 डेज में आपका एफएसएच का रोल तो दिखता है, पर एलएच का रोल नहीं दिखता। एलएच का रोल क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि आपके एलएच के रिसेप्टर्स अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। फिर क्या हुआ, आपके नेक्स्ट डेज में क्या होने लगा, आपका फॉलिकल ग्रो करने लगा, ठीक है। और अप्रॉक्स 6th डे तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि एक फॉलिकल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और वही फॉलिकल आगे जाता है, बाकी सारे फॉलिकल्स आपके रिग्रेस हो जाते हैं, जिसे हम एट्रेसिस कहते हैं। अब देखो 5 to 6 डे पे, 5th to 6th डे पे एक फॉलिकल या एक फॉलिकल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और वही फॉलिकल अब आगे जा रहा है। फिर 7th to 8th डे में क्या हुआ, यहाँ पर डेवलपमेंट किसका शुरू हुआ, एंट्रम का। मतलब आपके जो जो आपका फॉलिकल सिलेक्ट हुआ उसके अंदर एंट्रम बनता है, या फॉलिकल आपकी एंट्रम फॉलिकल क्या एंट्रम की कैविटी बनती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, रुको जूम कर देती हूँ तुम्हारे लिए, में इजीली चीजें समझ आएंगी। देखो, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7th to 8th डे में हमारा डेवलपमेंट हुआ। 9th to 10th डे पे हमने क्या देखा कि एफएसएच की सेंसिटिविटी थी, जिससे कि एस्ट्रोजन आपका कंटिन्यूअसली रिलीज हुआ जा रहा था, ठीक है। एस्ट्रोजन आपका कंटिन्यूअसली रिलीज हुआ जा रहा था। अच्छा, एस्ट्रोजन के बारे में हम ये भी यहाँ पर पढ़ के आए थे कि ये क्या कराता है, प्रोलिफरेशन कराता था। तो ये एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रोलिफरेशन और होता जा रहा होगा। तो देखो यहाँ पे नया डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका oocyte, इसके बगल में ये लगे हुए हैं आपके स्पिंडल सेल्स, इन स्पिंडल सेल्स के बगल में आगे बाहर लगे हुए हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, इसके बाद लगे हुए हैं थीका इंटरना सेल्स, ठीक है। यहां लगे हैं थीका इंटरना और फिर यहां लगे हुए हैं थीका एक्सटर्ना। देखो बता रही हूं फिर से, ओके। ये वाले कौन से थे, सबसे पहले स्पिंडल सेल्स, फिर मैंने बताया कि ये बन गए आपके ग्रैनुलोसा सेल्स, ये हैं आपके थीका इंटरना, और जो सबसे बाहर वाले हैं ये हैं आपके थीका एक्सटर्ना, ठीक है। थीका इनर, थीका एक्सटर्ना, ये आपके बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है कि आपका एस्ट्रोजन कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा था, जिसकी वजह से अब पहली बार आपके एलएच रिसेप्टर्स आए। तो यानी कि ये इन्हीं किसी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि एफएसएच के जो रिसेप्टर थे वो स्पिंडल सेल्स पे थे, तो वैसे ही आपका ये जो दूसरे रिसेप्टर्स हैं एलएच के, ये भी किसी सेल्स पे होंगे, ठीक है। ये भी किसी ना किसी सेल पे होंगे। तो ये कौन सी सेल्स पे होते हैं, ये होते हैं आपकी थीका इंटरना पे। ये रहे आपके थीका इंटरना पे एलएच के रिसेप्टर्स। और जो मैंने बाकी दूसरे वाले रिसेप्टर्स बताए थे एफएसएच के, वो किसके पास थे, स्पिंडल सेल्स के पास थे एफएसएच के रिसेप्टर। और जो एलएच के रिसेप्टर्स हैं वो हैं आपकी थीका इंटरना के पास। तो अब क्या है कि जब एस्ट्रोजन इतना रिलीज हो चुका है, तो अब यहाँ पर एलएच, अब आपकी ये प्रोलिफरेशन भी हो चुकी है, इतनी सारी सेल्स की लेयर्स बन चुकी हैं, यानी कि अब आपका एलएच का रोल आया है, ठीक है। अब आया है एलएच का रोल, क्योंकि अब इसके रिसेप्टर्स आए हैं। अब देखो, फॉलिकल इज ग्रोइंग, ग्रैनुलोसा सेल्स गेट सराउंडेड बाय अदर थीकल लेयर्स, जो कि है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। फिर 12th to 14th डे पे क्या होता है कि एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। और एफएसएच की तो बाइंडिंग हो रही थी, बट एलएच तो अभी बचा हुआ है ना, एलएच की बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो एलएच भी आपका बढ़ चुका है। अब ये एलएच क्या करता है, जाकर एलएच रिसेप्टर पे बाइंडिंग करता है, जो कि आपके थीका इंटरना पे लगे होते हैं।
ठीक है। तो अब जो आपका LH था, ठीक है, मान लो ये LH था जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आया हुआ था। LH और FSH तो बाइंड कर चुका था। अब LH जाएगा और इस पे बाइंडिंग करेगा, LH रिसेप्टर पे थीका इंटरनल। जब ये बाइंडिंग होगी तो इस बाइंडिंग से एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा जिसे हम बोलते हैं DHEA। ठीक है, DHEA। अब ये DHEA क्या करता है? ये DHEA आपका मूव कर जाता है ग्रैन्युलोसा सेल्स के अंदर। ग्रैन्युलोसा सेल्स के अंदर DHEA मूव कर गया। ठीक है। अब इस DHEA ने जो ग्रैन्युलोसा सेल्स के अंदर गया है तो ये क्या काम कर रहा होगा? यहां लिखा है, चीज पढ़ो पहले। DHEA रिलीज हुआ, वन मॉलिक्यूल DHEA, देन दिस DHEA एंटर्स द ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड कन्वर्ट इनटू टेस्टोस्टेरोन। तो आपका क्या हुआ, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स के अंदर जब गया, मान लो ये आपकी ग्रैन्युलोसा सेल्स थी, इसके अंदर ये DHEA आया, तो ये DHEA जब अंदर आया तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया? टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो गया। अभी देखो, लास्ट मैंने आपको बताया था कि LH का और LH रिसेप्टर की बाइंडिंग हो गई। ठीक है, LH की और LH रिसेप्टर की बाइंडिंग हो गई। फिर क्या हुआ? जैसे ही बाइंडिंग हुई इसने एक मॉलिक्यूल दिया जिसका नाम था DHEA। अब ये DHEA क्या करता है? यार शिट, फोकस चला गया। अब आ रहा है फोकस? देख, DHEA अब क्या करेगा? ये जो DHEA है ये मूव करके चला जाता है ग्रैन्युलोसा सेल के अंदर। ये रही आपकी ग्रैन्युलोसा सेल। ग्रैन्युलोसा सेल जब DHEA इसके अंदर गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो गया। चलो, टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा? इसी टेस्टोस्टेरोन को अब कन्वर्ट कर दिया जाता है एस्ट्रोजन में। ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन है यहाँ पर, ये एस्ट्रोजन किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ टेस्टोस्टेरोन से? एरोमेटेज की प्रेजेंस में। तो यानी कि जब LH और LH रिसेप्टर की बाइंडिंग होती है तो अल्टीमेटली हमें एस्ट्रोजन मिलता है। यानी LH LH रिसेप्टर की बाइंडिंग, DHEA आया जिसने टेस्ट जो चला गया आपका ग्रैन्युलोसा सेल के अंदर। ग्रैन्युलोसा सेल के अंदर जब DHEA गया तो वो टेस्टोस्टेरोन बन गया। फिर यही टेस्टोस्टेरोन एरोमेटेज की प्रेजेंस में ईस्ट्रोजन बन गया। चलो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। LH बाइंड कर चुका है LH रिसेप्टर के साथ ऑन द थीका इंटरना एंड इट रिलीजेस वन मॉलिक्यूल दैट इज DHEA. Then this DHEA enters the granulosa and convert into testosterone. ठीक है। फिर and in the presence of the enzyme aromatase यही टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? अभी तक हमने ये चीज देखी थी कि यहाँ पर ऐसा ऐसा सब हो रहा था, टेस्टोस्टेरोन आपका एस्ट्रोजन में बदल रहा था। ये अप्रॉक्स आपके 12th डे की बात हम मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका 12th से 11th टू 12th डे की बात है। फिर क्या होने लगा कि आपका LH बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है LH। अब इसमें क्या होगा? इस LH इफेक्ट की वजह से क्या होने लगा, जो आपका अभी तक एस्ट्रोजन बन रहा था नॉर्मल LH की प्रेजेंस में, वो अब बनना बंद हो गया है। ठीक है, जो पहले एस्ट्रोजन बन रहा था LH और LH रिसेप्टर की बाइंडिंग से, वो अब बंद हो गया क्योंकि LH बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसकी जगह क्या बनने लगा? आपका प्रोजेस्टेरॉन बनने लगा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका LH इफेक्ट जो कि आपका अप्रॉक्स 13th डे पे आ रहा है। कब आ रहा है? 13th डे पे। देखो अब यहां क्या लिखा हुआ है। नाउ ड्यू टू LH रिस्पॉन्स द ग्रैन्युलोसा सेल्स स्टॉप रिलीजिंग आपका एस्ट्रोजन एंड स्टार्ट्स रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन डिक्लाइन एंड प्रोजेस्टेरॉन राइज इज LH इफेक्ट। अब देखो क्या हो रहा है। 14th डे जो होगा आपका, उस पे होगा आपका ओव्यूलेशन। ऐसे समझ लो जब आपका LH इफेक्ट आता है उसके 24 टू 36 आवर्स में आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, एग बाहर आ जाता है फ्रॉम द ओवरी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? अब आपकी मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, मियोसिस 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी
और वहां से आपकी आ गई होगी सेकेंडरी oocyte। अभी तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, ये कहाँ है अभी, ये ओवरी में चल रहा है। ये मैंने एक चीज बताई हुई है कि ओव्यूलेशन आपके 24 से 36 घंटे बाद होता है, पर अभी देखो ये 13th डे की बात है। अब ये 13th डे में ही ये भी हो रहा है, जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर रिलीज हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte थी उसमें थी आपकी ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल्स यहाँ पर क्या करती हैं, सेकेंडरी oocyte की जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो क्या करती हैं, रिलीज करने लगती हैं एक मॉलिक्यूल जो है PP-MOS39। सेकेंडरी oocyte की ग्रैनुलोसा सेल जो कि PP-MOS39 रिलीज करती है। अब ये PP-MOS39 क्या करेगी, मान लो ये आपकी सेकेंडरी oocyte है, तो ये जाएगी और इसको इनहिबिट कर देगी, यानी कि अब यहाँ पर आ गया सेकेंड अरेस्ट। सेकेंड अरेस्ट यहाँ पर कब आता है, मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में देखो मियोसिस 1 चल रही थी पीछे प्राइमरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte के टाइम पर आपकी मियोसिस 2 चल रही है, जिसपे सेकेंडरी oocyte की ग्रैनुलोसा सेल्स में से आया हुआ PP-MOS39 जाकर सेकेंडरी अरेस्ट ला देता है एट द फेज दैट इज मेटाफेज 2। तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अरेस्टेड है। अब क्या होगा, यहां से जो oocyte रिलीज होगी फ्रॉम द ओवरी, मान लो ये ओवरी है, इसके अंदर ये आपकी सेकेंडरी oocyte थी जो कि अरेस्टेड थी, तो ये इस अरेस्टेड फेस में ही बाहर आएगी, ठीक है। फिम्ब्रे कैच करते हैं इसको, ये इस अरेस्टेड फेस में ही बाहर रिलीज होगी। तो अब जो ये आपकी अरेस्टेड है इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल। तो यही मैच्योर फॉलिकल अरेस्टेड स्टेज पर बाहर निकल जाता है। ओके, देखो वही लिखा हुआ है। Meiosis 1 is completed and released the secondary oocyte. Now again the granulosa cells starts providing PP39-MOS या PP-MOS39 प्रोटीन टू सेकेंडरी oocyte इनहिबिटरी इन नेचर, जिससे कि सेकेंडरी अरेस्ट आया मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पर। नाउ दिस इज रिफर्ड एज ग्राफियन फॉलिकल और द मैच्योर फॉलिकल। सो अब आगे देखो क्या होता है। अब सिंपल सी साइकिल चल रही है। When the ovulation occurs, secondary oocytes come in the form of arrested phase and the remaining granulosa cells. अब जो इस ओवरी के अंदर रह गई हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, वो क्या करती हैं, वो एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्पस हेमरहेजियम, ठीक है, कॉर्पस हेमरहेजियम। अब ये किससे बनी, ये बनी ग्रैनुलोसा सेल से जो कि आपकी ओवरी के अंदर रह गई और आपका जो सेकेंडरी oocyte था वो बाहर निकल चुका है। कॉर्पस हेमरहेजियम में ही हो जाता है आपका फैट डिपोजिशन। जब ये फैट डिपोजिशन हो जाता है तो इसको हम बोलने लगते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसी कॉर्पस ल्यूटियम से आपका आगे प्रोजेस्टेरॉन आएगा। इस कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है अप्रॉक्स 10 डेज तक। फिर 10 डेज के बाद ये डिग्रेड हो जाएगा और जो डिग्रेड होगा उसे हम फिर बोलने लगेंगे कॉर्पस एल्बिकन। तो अब देखो थ्योरी में क्या लिखा है। For the release of secondary oocyte, the ovary wall ruptures, gives a pinching pain। जब ओवरी के वॉल से आपकी जो सेकेंडरी oocyte है बाहर जाती है तो आपकी ओवरी वॉल जो होती है वो रप्चर होती है, टूटती है, जिससे एक पिंचिंग पेन आता है और जो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं वो आपकी ओवरी में ही रह जाती हैं। अब जो ये ओवरी में रह गई हैं ग्रैनुलोसा सेल्स वो क्या करती हैं, क्लॉट बना लेती हैं और बना लेती हैं कॉर्पस हेमरहेजियम। और ये अप्रॉक्स आपका 15th डे पे हो रहा होता है, यानी कि जो आपकी ये कॉर्पस हेमरहेजियम बनी है ये बनी है 15th डे पे। फिर क्या होता है, LH कम्स इन रोल आफ्टर दिस, जिसमें क्या होता है कि अब जो LH था उसने क्या किया, यहां पर करा दिया फैट का डिपोजिशन। फैट का डिपोजिशन जैसे ही हुआ ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ दिस बिकम्स द कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा जो था वो कब बन रहा है, अप्रॉक्स
16th डे पे। अब 10 दिन तक ये चलेगा और 10 दिन के बाद ये कॉर्पस एल्बिकन्स यानी कि ये जो है ये डिग्रेड हो जाएगा अप्रॉक्स 22 या 23rd डे पे। ओके, अब यहाँ पे देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है कि सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड स्टेज पर बाहर रिलीज होगी, फिर ग्रैन्युलोसा सेल्स ओवरी में ही रहेंगी और क्लॉट होकर कॉर्पस हेमरहेजियम बनाएंगी। एलएच की वजह से फैट कॉर्पस हेमरहेजियम में डिपॉजिट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो कि 10 डेज का है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और अप्रॉक्स 22nd डे पर कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्लाइन हो जाते हैं, गिर जाते हैं और जो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होती है वो बनाती है कॉर्पस एल्बिकन। तो यहां तक अब हम खत्म कर रहे हैं। सो गाइस, आज हमने ओवेरियन साइकिल को डिटेल में समझ लिया है। फॉलिकल्स कैसे डेवलप होंगे, एलिच सर्च कैसे आएगी, ओव्यूलेशन कब ट्रिगर करेगा और हॉर्मोन्स पूरी साइकिल में कहाँ कब कैसे कंट्रोल अपना दिखा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट साइकिल होगी हम इसी ओवेरियन साइकिल को यूट्राइन साइकिल के कंपैरिजन में पढ़ेंगे और आपके लिए वो सुपर इजी होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आप ये लेक्चर ऑलरेडी कवर करके आए। यानी ओवरी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी समय यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे होंगे, दोनों को एक दूसरे से लिंक्ड करके पढ़ेंगे। सो कीप मेकिंग योर नोट्स प्रॉपरली और अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसे उन दोस्तों को शेयर कर देना जो CSIR नेट लाइफ साइंसेज या MSc जूलॉजी को किसी भी टॉपिक में समझने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।